अछूतों के हक के लिए जमीन आसमान तक लड़ते रहे और अपने दो बच्चे कुर्बान, कई बच्चे कुर्बान कर दिए। गांधी और जगजीवन राम कहते थे अछूत नेता मैं हूँ, बाबा साहब कहते थे मैं हूँ। तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस लेकर दिल्ली और फर्रुखाबाद, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब ने सिद्ध किया कि अछूतों का नेता मैं हूँ। और उन्होंने इतने अधिकार दिलाए, लेकिन अछूतों ने 2 बार बाबा साहब को चुनाव में हरा दिया। जलगांव में पथराव किया बाबा साहब पर रेलगाड़ी पर, दिल्ली में तमाम जाटों और चमारों ने काले झंडे दिखाए। तब जाकर के बाबा साहब को दुख हुआ कि मेरे समाज की धार्मिक और सामाजिक यूनिटी नहीं है, ये अंधा है। आज आरएसएस और हिंदुत्व के आड़ में वो तेजी से बढ़ रहा है और मेरा चमार और महारम आतंक के नाम से बटा हुआ है। मेरे जैसे व्यक्ति को जिसने बच्चों को कुर्बान कर दिया, 2 बार चुनाव हार गया। तब बाबा साहब 18 मार्च 1956 को आगरा में रो पड़े और उन्होंने SC ST OBC से यूटर्न ले लिया कि मुझे अब आरक्षण पर कुछ नहीं, मुझे धार्मिक यूनिटी तैयार करनी, सामाजिक यूनिटी। ये बाबा साहब की सोच थी। अगर मैंने 50 करोड़ 25 करोड़ बहुत बना दिए तो मेरे 20-30 MP बन जाएंगे। और इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर बनते चंद्रमणि कुशीनगर के द्वारा उन्होंने दूसरी बार दीक्षा ली। पहली बार दीक्षा दिल्ली में ली 1950 में बुद्ध जयंती के दूसरे दिन बनते सदा से श्रीलंकन बुद्ध विहार में बाबा साहब ने पहली बार दीक्षा ली 101 लोगों के साथ। एविडेंस मेरे पास है, कीर्तन प्रकाशन की पुस्तक है, पंजाब से निकलती, उसमें साफ लिखा हुआ है और उसका फोटो मेरे अम्बेडकर भवन के प्रधान किशोरीलाल जी के पास है। बाबा साहब ने पहली बार दीक्षा 101 पढ़े लिखे लोगों के साथ दिल्ली में ली। दूसरी बार बड़ा महासम्मेलन कराया नागपुर के अंदर, ये कम लोगों को मालूम है। बंते जी को मैं बता रहा हूँ, एविडेंस है मेरे पास फोटो के साथ। तो उसमें बाबा साहब की प्लानिंग को लीक कर दिया गया और बाबा साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया। आते थे, मैंने कहा बंते जी मुझे ये साबित करो कि बुद्धिज्म हिंदू धर्म से अलग कैसे है। बोले कि मेरे पास नहीं। मैंने कहा मुझे रिटन में चाहिए। फिर मैंने बौद्ध महासभा की जो हेड है मीरा ताई जी, दिल्ली में वो CM पीपल जी और पता नहीं कितनों बोला, एक भी आदमी ने आज तक सबूत नहीं दिया कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग कैसे लिखित में। वैसे तो भाषण बहुत मारते हैं कि मूर्ति पूजक नहीं है, वो ईश्वर धर्म को नहीं मानता, बहुत सारी बातें, हजारों बातें, लेकिन चूंकि कोर्ट तो रिटन जाता है ना। तो और मिस्टर कोलिन एडवोकेट वीरेंद्र कौर का जो वकील है, मिस्टर कोलिन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का बहुत बड़ा वकील है। साई चंद्रशेखर की हमारे दूसरी कराई थी, वो MP बन गया है, आपको बता दूं। मिस्टर कोलिन के पास मैं और आर्मी कोर्ट कुछ में रहते हैं, हम दोनों थे। उसने कहा मुझसे, मालूम क्या, बौद्धों ने भारत में कोई काम नहीं किया है पिछले 100 सालों में, और कोई संगठन भी नहीं है बौद्धों का मजबूत, चाहे बौद्ध महासभा हो, चाहे समता सैनिक दल हो, कोई संगठन हो। पहला संगठन था म्यांमार बनते चंद्रमणि बनते जी का कुशीनगर में, और दूसरा नारायण धर्मपाल इंडिया में कोई उद्देश्य नहीं था, संगठन एक्टिव संगठन नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने चंद्रमणि बनते थे 56 दीक्षा। अब सवाल यह है कि कैसे किया जाए। तो कोलिन ने कहा कि बेटा 1908 से आनंद में रिजेक्ट और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर सिख लोग काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत बड़ा वेट है, बहुत वजन है उनके पास। बौद्धों के पास एक लेटर भी नहीं जो प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को कभी दिया हो कि मेरे हमारे, क्योंकि संविधान में बौद्धों के लिए कोई कानून नहीं है। ये शायद आप संविधान पढ़ लो, भारत में बौद्धों के लिए संविधान। और वहाँ जानवर जो बाज होता है उसके लिए मांस नहीं है, तो वहाँ बॉडी को ले जाके और एक बहुत भिक्खू वहाँ खाल निकाल देता है, उसको डाल देता है। वो 7-8 दिन में जो बाज होते हैं वो खा लेते हैं उस आदमी को और वो बॉडी खत्म हो जाती है। और यहाँ जो संसान होते थे पुराने बुद्धिस्ट कल्चर में, वो कच्चे भी हैं पक्के भी हैं। बुद्ध की कथाओं में है कि वो कुछ कच्चे ससार होते थे जिसमें जानवरों के लिए बॉडी को छोड़ देते थे कि उनका पेट भरेगा वो खाएंगे, पर कुछ ससार ऐसे होते थे जिनमें जला देते और जहाँ तटीय क्षेत्र है वहाँ समुद्र में या नदी में छोड़ देते। तो आप सबको सेटिस्फाई कैसे करोगे, नियम कैसे बनाओगे ससान का? एक नियम नहीं बना सकते, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाएगा। आपकी शादियों के नियम भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। शादी आप ढंग से वेट करा सकते हो, पर सबका रिचुअल्स अलग अलग है। पूरी दुनिया में बौद्धों के रिचुअल्स अलग अलग है, सब अपनी परंपरा और मान्यता को छोड़ने को तैयार नहीं है, छोड़ना नहीं चाहिए। पर पहला वाला नियम कामयाब हो जाएगा। पहला जो नियम आप कह रहे हो कि सारी बॉडीज, सब जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी चीजें हैं, वो सबके सब हमारे अधिकार में हो। और हमारे अधिकार में क्या हो सुनील भाई? पैसा आए तो हम ही खर्च करें, ये जगह संसाधन आए तो हम ही खर्चा करें। निश्चित रूप से आप जो काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें समाज के ऐसे नायक चाहिए जो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के काम कर सके। लीगल एस्पेक्ट के काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर समाज को इकट्ठा करने के काम में मेरी भागीदारी हो सकती है। और मैं एक बात और अश्योर करता हूँ
सबका अपना अपना मानना है। बिना कानूनी संरक्षण के हम सुरक्षित नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कानून बन जाए तब भी क्या हम सुरक्षित हैं? नहीं। देश का संविधान उत्पीड़न की अनुमति नहीं देता, जुल्म करने की अनुमति नहीं देता, भेदभाव की अनुमति नहीं देता, फिर भी हो रहा है। उसके लिए मुझ जैसे आदमी की जरूरत है। हमें कल्चरल बुद्धिज्म पर भी काम करना है, क्योंकि आप सरकार से लड़ रहे हैं, मैं अम्बेडकरवादियों से लड़ रहा हूं, मैं बुद्धिस्टों से लड़ रहा हूं। दिल में बुद्धिस्ट है, शादी करते हैं तो भूल जाते हैं, मरते हैं तो भूल जाते हैं, जाते गंगा पे ही है। भाषण देंगे तो बौद्ध होंगे और मार्ग में सिंदूर भरते हुए भूल जाते हैं कि वो बुद्धिस्ट है। बेसिकली हमारी समस्याएं अलग हैं। बाकी इस आंदोलन में हम पूरी तरह आपके साथ हैं, हमारी तरफ से कोई भी इफ एंड बट नहीं है। हो सकता है कि मैं आपके हर कार्यक्रम में ना आ पाऊं, लेकिन जहां पर भी हमारी आवश्यकता है, लोगों की जरूरत है, हम आपके साथ खड़े हैं। किसी भी रूप में इस प्रकार के कार्यक्रम करें तो हम दिल्ली के नजदीक रहते हैं, हम इस प्रकार के कामों में सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। अभय रतन बोध जी कर रहे हैं या जो आप कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है, समय की जरूरत है, और जितने भी आप लोग बैठे हैं प्रतिनिधि के तौर पर आए हो, इतना काफ़ी नहीं है। एक दिन आने से बात नहीं बनेगी, हमें निरंतर काम करना पड़ेगा। बस मैं एक बात कह करके खत्म करूंगा। जब सिद्धार्थ गौतम ने कपिल वस्तु छोड़ा, परिव्राजक बने, लोगों ने रास्ता रोका कि ये सिद्धार्थ मत जाओ, तो सिद्धार्थ ने कहा कि आप वापस जाओ, मेरा रास्ता मत रोको। मैं जानता हूं कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए मुझे देश निकाला स्वीकार करना पड़ा। शाक्य संघ के पास बहुमत था, वो जीत गया। लेकिन अगर जनमत खड़ा हो जाए तो बहुमत भी कुछ नहीं कर सकता है। देश में सरकार बहुमत की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जनमत हमेशा बहुमत को झुकाता है। तो बस मेरी भूमिका जनमत में होगी, बहुमत किसी का भी हो, हम जनमत तैयार करने का काम करेंगे। और हम निश्चित रूप से कहेंगे हम बौद्ध हैं, हमारा बौद्ध मैरिज एक्ट पास करो, हम बौद्ध हैं, हमारी अलग पहचान करो। और मैं तो आपसे भी कहूँगा, सारी शादियाँ बुद्ध विहारों में करना शुरू कर दो, हमारी पहचान के लिए जरूरी है। और शादी में दोनों पक्ष श्वेत वस्त्र पहने, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। शादी दिन में होनी चाहिए। हमारे पास कहने को तो हो, बहुत रात को शादी नहीं करते, बहुत फेरे नहीं लेते, लेकिन आप लोग डबल स्टैंडर्ड में काम करते हैं। आपका मतलब मेरा आपसे नहीं है, समाज के लोगों से। आप सभी लोग समाज वो काम करते हैं, तो ये सब बातें हमें तय करनी पड़ेंगी, हमें अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। हम बौद्धों की पहचान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम में भी हम आपके साथ खड़े हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।